इस ऐतिहासिक प्रस्तुति में सीधा विषय पर आते हैं। सिनेमाई पर्दे पर जो कहानियां दिखाई जाती हैं, क्या वो पूरी सच्चाई होती हैं? आज हम अलाउद्दीन खिलजी के राजपूताना अभियानों के वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों को समझेंगे। आज के समय में ये बहुत जरूरी हो गया है कि सुनी सुनाई बातों और मिथकों को किनारे रखकर असली इतिहास की गहराई में उतरा जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या खिलजी के आक्रमण सच में किसी दुखद प्रेम कहानी का नतीजा थे, या फिर इसके पीछे एक बहुत ही ठंडी और सोची समझी कूटनीति काम कर रही थी? सिनेमा ने तो हमारी धारणाओं को काफी हद तक बदल दिया है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य एकदम अलग कहानी बयां करते हैं। चलिए इस बुनियादी सवाल की तह तक जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाग से। चित्तौड़ पर आक्रमण के असली कारण आखिर क्या थे? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक आम शासक नहीं था, वो खुद को दूसरा सिकंदर मानता था। उस वक्त दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का एक बहुत बड़ा और मंडराता हुआ खतरा था। खिलजी को एक बेहद सुरक्षित किले की सख्त जरूरत थी, और चित्तौड़ से बेहतर विकल्प क्या हो सकता था। इसके अलावा दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे, उन पर नियंत्रण करना आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और चित्तौड़ बिल्कुल इसी रास्ते के बीचों बीच था। साथ ही मेवाड़ की लगातार बढ़ती ताकत को कुचलना भी खिलजी के लिए एक बहुत बड़ा कारण था। और इसी राजनीतिक बिसात में एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सा भी जुड़ता है। हुआ यूं कि एक बार जब खिलजी दिल्ली से गुजरात जा रहा था, तब मेवाड़ के राजा समर सिंह ने उसे एक आम यात्री की तरह मेवाड़ पार करने के लिए टोल टैक्स चुकाने पर मजबूर कर दिया था। ये सोचना ही अचरज भरा है कि हिंदुस्तान के सुल्तान को एक राजा टोल टैक्स देने के लिए कह रहा है। इस एक छोटी सी घटना ने खिलजी के अहंकार को इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी कि वो इसे कभी भूल नहीं पाया। इसीलिए जब खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया तो ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। 8 महीने, जी हाँ, पूरे 8 महीने तक खिलजी ने चित्तौड़ के अभेद्य किले की घेराबंदी करके रखी। इस थका देने वाली लंबी घेराबंदी ने किले के अंदर मौजूद राशन और पानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद किले के लोगों के पास हताश होकर एक अंतिम युद्ध लड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, साका और जौहर की वो गंभीर और कड़वी वास्तविकता। मध्यकालीन युद्धों के नियम आज के समय से बिल्कुल अलग थे। जब किले के अंदर खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती थीं और हार बिल्कुल निश्चित दिखने लगती थी, तब राजपूताना में साका की अंतिम रणनीति अपनाई जाती थी। इस साका के 2 स्पष्ट हिस्से होते थे। पहला जौहर, जहां महिलाएं अपनी मर्जी से अग्नि में प्रवेश करती थी, और दूसरा केसरिया, जहां पुरुष केसरिया कपड़े पहनकर रणभूमि में उतरते थे और तब तक लड़ते थे जब तक कि वीरगति को प्राप्त न हो जाए। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बेहद सोची समझी और कठोर अंतिम रणनीति थी। पर सवाल ये उठता है कि इतना चरम कदम आखिर क्यों उठाया जाता था? सच तो ये है कि उस दौर के युद्धों की वास्तविकता बहुत ही खौफनाक और क्रूर थी। महिलाओं के सामने बस 2 ही रास्ते होते थे, या तो एक सम्मानजनक मौत को गले लगा लें, या फिर युद्धबंदियों के रूप में भयानक यातनाओं और अमानवीय व्यवहार का शिकार हों। स्रोत में भी ये निष्पक्ष तुलना की गई है कि जैसे दुर्भाग्य से आज भी कुछ आधुनिक संघर्षों में युद्धबंदियों के साथ अत्याचार होते हैं, उसी तरह उस दौर में महिलाओं ने सम्मान और गरिमा बचाने के लिए इस भयानक बलिदान को चुना था। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे भाग का, जालोर का युद्ध और एक बहुत ही अजीब एक तरफा प्रेम प्रसंग। यहाँ से घटनाक्रम थोड़ा और नाटकीय हो जाता है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इतिहास की किताबों में जालोर के इस टकराव की शुरुआत के बिल्कुल अलग-अलग विवरण मिलते हैं। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि जालोर के शासक कान्हड़ देव ने दिल्ली दरबार में खुलेआम खिलजी को युद्ध की चुनौती दे डाली थी। वहीं राजपूत इतिहासकार नैणसी बताते हैं कि असल में ये विवाद कान्हड़ देव के बेटे वीरम देव द्वारा खिलजी के व्यक्तिगत अपमान से शुरू हुआ था। नैन्सी के वृत्तांत में एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर तो बाल थे, लेकिन विरमदेव के शरीर पर बाल नहीं थे। खिलजी ने भरे दरबार में विरमदेव का मजाक उड़ाते हुए तंज कसा कि जब भगवान बाल बांट रहे थे तब तुम कहाँ रह गए थे। इस पर विरमदेव ने बिना किसी खौफ के बड़ी ही हाजिर जवाबी से कहा, जब भगवान बाल बांट रहे थे तो मैं बुद्धि की कतार में 2 बार खड़ा हो गया था, इसीलिए मुझे बाल वाले स्टॉल पर पहुंचने में देरी हो गई। सुल्तान की बुद्धि पर सीधे भरे दरबार में ऐसा तंज कसना, ये सचमुच एक अद्भुत दुस्साहस था। वीरमदेव की इसी हाजिर जवाबी, उनके रूप और निडरता के चर्चे पूरी दिल्ली में आग की तरह फैल गए।
नतीजा ये हुआ कि खिलजी की बेटी फिरोजा वीरमदेव के एक तरफा प्रेम में पूरी तरह पागल हो गई। उसने तो अपने पिता से वीरमदेव से ही शादी करने की जिद ठान ली। लेकिन जब ये प्रस्ताव वीरमदेव के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे बहुत ही साफ और काव्यात्मक लहजे में ठुकरा दिया। उनका जवाब था कि सूरज भले ही पश्चिम से उग जाए, लेकिन एक चौहान कभी किसी तुर्क से शादी नहीं करेगा। बस यहीं से जालोर के पतन की नींव पड़ गई। अब आते हैं चौथे भाग पर, विश्वासघात और राई की कीमत। जालोर का किला इतना मजबूत था कि उसे सामने से हरा पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जैसा इतिहास में अक्सर देखने को मिलता है, ये शानदार किला भी किसी दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि अपनों के धोखे से गिरा। बीका दहियान नाम के एक सेनापति ने लालच में आकर खिलजी से रिश्वत ले ली और उसने एक बेहद चालाक तरकीब निकाली। उसने राई के बीजों का इस्तेमाल किया। राई रातों रात अंकुरित होकर कच्ची जमीन को फाड़ देती है। इस तरकीब से रातों रात किले की एक कमजोर कच्ची दीवार का पता लगाया गया और खिलजी की सेना ने उसे तोड़कर किले में घुसपैठ कर ली। इस पूरी घटना से राजस्थानी भाषा की एक बहुत ही मशहूर कहावत का जन्म हुआ, राईरा भाव रात गया, यानी राई के भाव तो रात में ही चले गए। हुआ ये था कि जब खिलजी को राई की सख्त जरूरत थी तो उसने रातों रात उसे मनमाने दामों पर खरीदा। लेकिन जब एक लालची व्यापारी अगले दिन सुबह और राई लेकर महंगे दाम में बेचने पहुंचा तो उसे यही जवाब मिला। ये कहावत आज भी ऐसे मौकों पर इस्तेमाल होती है जब कोई सुनहरा अवसर हाथ से निकल चुका हो। खैर, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धोखेबाजी की कहानी में एक ऐसा पहलू भी है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जब वो गद्दार बीका दहिया खिलजी का पैसा लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी हीरादे को ये बात बताई तो हीरादे का रिएक्शन सोच से परे था। ये जानकर कि उसके पति ने अपनी मातृभूमि का सौदा कर लिया है, हीरादे ने बिना एक पल गंवाए उसी वक्त अपने देशद्रोही पति की हत्या कर दी। मातृभूमि के प्रति वफादारी का ऐसा खूंखार उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग की तरफ, राजपूताना की सशक्त महिलाएं। हीरादे के इस घटना से हमें उस दौर की महिलाओं की अदम्य शक्ति और समाज में उनके रुतबे की साफ झलक मिलती है। उस समय का क्षेत्रीय साहित्य ऐसी साहसी महिलाओं की कहानियों से अटा पड़ा है। एक बहुत ही गहरा विचार वहां मिलता है कि एक माँ को अपने बेटे के जन्म के दिन से भी ज्यादा खुशी और गर्व उस दिन होता था जब उसका बेटा मातृभूमि के लिए युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता था। यह पूरी तरह से उस समाज को दर्शाता है जहां महिलाएं अपने परिवार से सर्वोच्च स्तर की बहादुरी और अटूट बलिदान की उम्मीद करती थीं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे महिलाओं की शक्ति और उनके विकल्प राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था तक को बदल सकते हैं। स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प आधुनिक किस्सा भी है। 1950 के दशक में जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था तब विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था और भारी भरकम पैसा विदेशी सौंदर्य प्रसाधनों के आयात पर खर्च हो रहा था। इस पैसे को देश में ही रोकने के लिए टाटा ने लक्ष्मी नाम से एक पूरी तरह स्वदेशी ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया। बाद में इसी ब्रांड को एक फ्रांसीसी कंपनी को बेच दिया गया और इसका नाम बदलकर लैक्मे कर दिया गया। तो देखा जाए तो महिलाओं के सौंदर्य विकल्पों ने भारत के शुरुआती अर्थव्यवस्था पर सीधा और बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। तो ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर उस पुराने दौर की महिलाओं में इतनी अटूट शक्ति, दृढ़ता और अपने उसूलों पर टिके रहने की स्वतंत्रता थी, तो आज का हमारा आधुनिक समाज उस समझौता न करने वाली ताकत और उस गौरव को वापस कैसे हासिल कर सकता है?